Okay, so you will get a question in alkene in polymers, in addition polymers specifically. उसने कहा है a section of, अच्छा इसको और specific कर देता हूँ, section of addition polymer, of an addition polymer कर दें, of an addition polymer is given. Identify the monomer or monomers. अगर एक से ज्यादा हैं तो आप monomers बता दें. जी सर, इसका आंसर. I'm giving you a minute to think. इसके अंदर कौन कौन से monomers हैं और फिर आप मुझे वो monomers बता दें. I would expect you to tell me the formula of the monomer and their names. ठीक है, formula and their names of the monomers. So एक मिनट दे रहा हूं. कौन कौन से मोनोमर्स निकले सर? इसमें 3 मोनोमर्स हैं. There are 3 monomers in it. Identify the repeats. Identify the repeats. मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं पहले मोनोमर के रिपीट को, ठीक है. मैं ब्लू से सर्कल करूंगा दूसरे को, और मैं फिर ग्रीन से सर्कल करूंगा जो तीसरा मोनोमर है उसके रिपीट को. सर ये और ये सेम है. आपको शायद समझ नहीं आया. एक जो है ना वो इस तरह के लगा, एक फ्लिप होके लगा है. यानी बेसिकली ये यूं होगा भाई, इसके साथ Cl होगा इधर और इसके साथ H. यही मोनोमर दूसरा जो होगा ना उसका बस ये फ्लिप हुआ होगा, Cl इधर है. अच्छा, ऊपर और नीचे से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, याद है ना तुम लोगों को? सिंगल बॉन्ड है ना. नहीं, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड भी है, सो डबल बॉन्ड में भी अगर ये इसके अंदर सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि दूसरे कार्बन में दोनों H हैं. तो सर ये जब इसका जब डबल बॉन्ड टूटा था, ये डबल बॉन्ड टूटा था इधर से, इसका भी डबल बॉन्ड टूटा था, तो ये और ये आपस में आके यूं करके जुड़ गए. ये दोनों सेम मोनोमर्स तो हैं, दोनों को अलग अलग मोनोमर्स थोड़ी हैं. दूसरा उल्टा करके लगा हुआ है बस. समझ में आ गया? तो ये एक है, और इसका जो तीसरा पैटर्न है भाई, ये एक तो ये मोनोमर हो गया. तो मैं यहाँ मोनोमर लिखता जा रहा हूँ. तो मोनोमर नंबर 1, तो मोनोमर 1 जो है, मोनोमर 1 इज ये इधर एक Cl एक H, ठीक है. ये क्लोरोइथेन है ना, दिस इज क्लोरोइथेन, ठीक. अच्छा, मोनोमर 2 इज, अब दूसरा रिपीट चेक करते हैं. सर आपको ये नजर आ रहा है, इसको मैं जरा ब्लू से सर्कल कर देता हूँ. ये एक है ना OH और Cl लगा हुआ है. इधर भी आप देखें Cl. सर ये उल्टा है ना, वही बात वही है, ठीक है. एक पे आपके पास OH है और एक पे Cl है, ठीक है. सो ये आपका मोनोमर 2 है. मोनोमर 2 इज जिसमें एक पे OH लगा हुआ है, एक पे Cl लगा हुआ है. ये OH और इधर आपके पास Cl. ये मोनोमर नंबर 2 हो गया, ठीक है. अच्छा, सो ये है 1 क्लोरो. ये कौन सा एसिड होगा ये? वैसे तो अगर ये होता तो इथेनॉल होता ना, तो लेकिन यहाँ पर आपके पास इथेनॉल के अंदर डबल बॉन्ड भी है ना. सो 2 कार्बन वाला एल्कीन क्या कहलाता है? अच्छा, प्रायोरिटी में कौन सा ग्रुप ऊपर होगा, अल्कोहल या डबल बॉन्ड? देखो मैंने आपसे कहा था ये एक्चुअली एल्कीन फैमिली है, तो ये इथीन है. इसको आप कहेंगे 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी इथीन. 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, नहीं, प्रायोरिटी में OH ऊपर है. सो 1 हाइड्रोक्सी 2 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है. लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि Cl पहले आता है तो लिखा 2 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी इथीन. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Cl पहले ना OH से, ठीक है. अब आ जाइए तीसरा. सर ये तीसरा, ये भी तो है, आपने तीसरे को आइडेंटिफाई नहीं किया. ये मेरा भाई बीच में भी तो एक लड़का हुआ है, ठीक है. तो थर्ड मोनोमर इज ये एल्कीन इथीन. ये भी तो था बीच में, समझ में आया? तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है. आपको एक बड़ा सा सेक्शन ऑफ द पॉलीमर दे देंगे, उसके अंदर डिफरेंट, कुछ उल्टे लगे होंगे, कुछ सीधे लगे हुए होंगे. उससे तो कोई फर्क पड़ता है उल्टे सीधे होने से, आपको मोनोमर आइडेंटिफाई कर रहे हैं. समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपको ना ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक एग्जांपल करा दूं, क्योंकि आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड वाला भी, ठीक है. देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले की क्या एग्जांपल है. उसके अंदर वो आपसे कह देगा, एक और क्वेश्चन है, शो द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपाइन. पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपाइन.
ये एक एल्काइन है और प्रोपाइन, प्रोपाइन जो होता है ना ये एल्काइन फैमिली का है। हमारे सिलेबस में एल्काइन फैमिली तो नहीं है, तो आपको हो सकता है प्रोपाइन का बना के दे दे मॉलिक्यूल, लेकिन आपको इतना बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो ये क्या होता है प्रोपाइन, प्रोपाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके साथ एक H ज़ाहिर वैलेंसी एक बचती है, और क्योंकि ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो इसके साथ ये, दिस इज प्रोपाइन। अब मैं इसको हमेशा कहता हूं बच्चों से, इसको रीड्रॉ कैसे करो, और आप ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ठीक है, इसके साथ लगा दें एक H और उसके साथ लगा दो CH3, ऐसे लिख दो। ये जरा इस तरह लिखना जो है ना वो जरा बेहतर होता है। अब इसका देखो पॉलीमर कैसे बनाओगे, n नंबर ऑफ प्रोपाइन होंगे, ठीक है, ये प्रोपाइन है, इसके n नंबर ऑफ प्रोपाइन, इसका ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। एक वैलेंस इधर खाली होगी, एक वैलेंस इधर खाली होगी, और H और CH3 अपनी जगह लगे रहेंगे, और इसको हम यूं करके बना देंगे N। ये है पॉलीप्रोपाइन, पॉलीप्रोपाइन, और इसका रिपीट यूनिट अगर एग्जामिनर पूछे तो बस ब्रैकेट हटाओ, N हटाओ, रिपीट यूनिट आ जाएगा। इसका रिपीट यूनिट, ये ब्रैकेट हटा, N हटा, ये इसका रिपीट यूनिट आ गया, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड वालों की जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ना तो ये टूट के बन जाते हैं डबल बॉन्ड। अच्छा बच्चों, ये सारे जो एडिशन रिएक्शंस है ना जो हमने पॉलीमराइजेशन में सारे पढ़े, ये कौन सी टाइप के एडिशन है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, जैसे कल भी मैंने आपको पढ़ाए थे PVC के, इथीन के, ये सारे जो रिएक्शन है ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दे आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर आपसे एग्जाम पूछे कौन से टाइप की पॉलीमराइजेशन है तो इट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, द मोनोमर इटसेल्फ, एक मोनोमर दूसरे के लिए इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल इज द मोनोमर इटसेल्फ। इलेक्ट्रोफाइल अगर एग्जामिनर पूछे कौन सा, पॉलीथीन में अगर एग्जामिनर पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है तो इथीन, इसका इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो मोनोमर होता है, मोनोमर, ठीक है। मैंने आपको शायद एल्कीन में आइडिया दिया था ना, वो डबल बॉन्ड के करीब जब दूसरा मोनोमर आता है तो उस पर पोलैरिटी आ जाती है, याद है ना? अच्छा, जिनको याद नहीं है बस उनके लिए ऐसे ही बस क्विकली रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, वैसे इसको पूरा कि ये इस तरह ये डबल बॉन्ड होता है ना यूं करके, ये इथीन है ना, अब जो दूसरा इथीन इसके करीब आता है ना तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव इंड्यूस आता है। याद है ना, हमने कहा था जो करीब होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव होता है, पोलैरिटी आ जाती है इस पे, ठीक है। चलो ये हो गई बात आपकी। अब बच्चों सिलेबस का एक पॉइंट है, जरा इसको देखो, इसको ये थोड़ा जेनेरिक किस्म का पॉइंट है लेकिन मैं आप लोगों को जरा इसको दिखा दूं। आ गया। अच्छा, सिलेबस में नॉन बायोडिग्रेडेबल का एक पॉइंट है, देखो A2 में भी है, ये AS में भी है, तो जरा मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका स्कोप हमें कितना रखना है। तो ये तो खैर A2 का सिलेबस चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब आप पॉलीमराइजेशन में अगर आप देखें ना, उसमें एक लास्ट उसने ये पॉइंट किया हुआ है। अच्छा, ये वाली 3 चीजें तो मैंने आपको बता दी। क्या हो गया भाई, ये हैंग क्यों कर रहा है इतना? अच्छा देखो, पहले वाले 3 पॉइंट्स हमने कह दिया ना, डिस्क्राइब एडिशन पॉलीमराइजेशन एज एग्जाम्पलीफाइड बाय पॉलीथीन एंड PVC, reduce the repeat unit of an additional polymer obtained from the given monomer, और तीसरा identify the monomers present in a given section। तो अभी ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, गिवन सेक्शन ऑफ द पॉलीमर, ये उसकी एग्जांपल थी। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, recognize the difficulty of disposal of polyalkene non biodegradable and harmful combustion products। बस ये 2 बातें आपको करनी है, ठीक है। इस A2 में जाकर ना हम पढ़ेंगे फिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कि अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो क्यों है। अभी AS में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। अच्छा, अब देखो ये जो पॉलीएल्कीन होते हैं ना, पॉलीएल्कीन, पॉलीएल्कीन एग्जाम्पल पॉलीथीन,
पॉलीथीन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन क्या गया हो, ये लाइनें नहीं क्यों आ रही हैं भाई इसके अंदर, पागल हो गया ये बेचारा। अच्छा, पॉलीएल्कीन एग्जाम्पल, पॉलीथीन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब, डिग्रेडेबल मतलब इसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब बताओ। That is cannot be decomposed by living organisms, ठीक है, like example bacteria, ठीक है, that is cannot be decomposed, cannot be decomposed by living। यार ये पता नहीं क्यों लाइन क्यों लगे जा रही है ये, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या हो गया भाई। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अच्छा भाई, अब अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऊपर ऐसा लग रहा है को कटा हुआ है ये, अच्छा मैं इसको वापस लिख देता हूँ। है एक सेकंड भाई, मैं इसको जरा बंद करके वापस खोलता हूँ फाइल को, पता नहीं क्या हो गया, ये लाइनें क्यों लगे जा रही हैं इसमें। Something wrong. I think my tablet needs a restart. अच्छा चलो अभी गुजारा करो यार। अच्छा एनीवेज, सो अच्छा चलो बहरहाल, पॉलीएल्कीन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल बैक्टीरिया। कोई वजह बताओगे ये क्यों नहीं डिकम्पोज हो सकते। देखो इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उसकी ये वजह है ना डिकम्पोज होने की। चलो मैं अपनी एक A2 की फाइल यूज करके आपको ये लिखा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे तो ये आए जा रहे हैं खच 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 खच। अच्छा, उसके अंदर 4 बेसिक वजहें होती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। देखो एक तो इसके अंदर लिंकेजेस ऐसी होती हैं जो तोड़ना बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है। अच्छा चलें, ये मेरी एक A2 की फाइल है, मैं इसी से आपको बता देता हूँ। ये वाला, ठीक है, यहाँ से देखो उसकी ये वजहें होती हैं, इसकी जो है ना वो 3-4 वजहें होती हैं। एक तो इसके अंदर वजह क्या होती है, अब आप रीजन देखें। रीजन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा याद है ना, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से ना ये तोड़ना मुश्किल होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन इस पे भी आना शुरू हो गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स लिखें आप लोग, इसके रीजन है ये स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा, सर इसमें पोलर ग्रुप्स नहीं होते ना, ये हाइड्रोकार्बन है ना, एक तरीके से पोलैरिटी नहीं होती, तो पोलर ग्रुप्स नहीं होते, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल भी आके अटैक नहीं करते। अच्छा, नो फोटो डिग्रेडेबल। नो फोटो डिग्रेडेबल का मतलब ऐसे बॉन्ड भी नहीं है जो लाइट से टूट जाए। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं, लाइक मैं आपको कार्बोनाइल। कार्बोनाइल एक ऐसा बॉन्ड है, लाइट पड़ती है ना वो टूट जाता है, वो वीक हो जाता है, वीक होते 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 अल्टीमेटली टूट जाता है। और ऐसे भी बॉन्ड नहीं है जो हाइड्रोलाइज हो जाए, लाइक एस्टर। अगर एस्टर होता ना तो एस्टर टूट जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। एस्टर बॉन्ड्स भी नहीं है। तो ये 3-4 वजह होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये बहुत केमिकली अनरिएक्टिव है। ये कौन है भाई चाबी लगा के नाच रहा है। चाइना के खिलौने होते थे ना, उसमें ऐसे होता है। आप में से कौन हाई अचीव
वर्ग के लिए टारगेट कर रहा है बनने के लिए? आप कर रही हैं? वेरी गुड, शाबाश। और बाकी लोग बेटे तुम लोग क्यों नहीं है? भाई केमिस्ट्री के अंदर क्या ऐसा है यार, बेचारी इतनी मासूम सी तो है। मैथ आपको इसलिए आसान लग रही है क्योंकि आपने एएस ओ लेवल में एडवांस पढ़ी हुई है, ऐसा ही है ना? वो आप फिर आप मतलब ये आप हर आदमी का ये रिकॉर्ड, जिसने एडवांस नहीं पढ़ी है आप में से ओ लेवल में और अब ए लेवल में मैथ्स पढ़ रहा है, आपकी क्या राय है? इतनी मुश्किल नहीं है। अभी क्या पढ़ा तुमने? P1 S1 P1 आप कर चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है? रियली? अच्छा, ये मेरे लिए वैसे न्यूज है। आमतौर पे जो मैथ्स से लोगों की कुछ लोगों की कम से कम बहुत जान निकलती है। अच्छा चलें, और ये सबकी राय यही है मैथ्स आसान है? अच्छा, और फिजिक्स भी आसान है? आई डोंट थिंक सो कि कोई एएस फिजिक्स को आसान कहता है। स्पेशली क्वेश्चंस को तो कोई भी आसान नहीं कहता, और एमसीक्यूज को तो कोई भी आसान नहीं कहता। ये तुम वाहिद आदमी हो जो कह रहे हो फिजिक्स आसान है? मेरा ख्याल है ज्यादा वे राउंड। मेरा ख्याल में ज्यादा वे राउंड, केमिस्ट्री इज मोर डूएबल देन फिजिक्स। आई मीन देखें यार, अब ये क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ ना, तो आई कैन गिव अ वेरी न्यूट्रल ओपिनियन अबाउट इट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिनका दिमाग नहीं चलता ना, जिनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग नहीं होती, वो केमिस्ट्री का फिर भी गुजारा कर लेते हैं, वो फिजिक्स से गुजारा नहीं कर पाते। क्योंकि फिजिक्स के अंदर जैसा सवाल घूमता है ना, अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो फिर आप अटक जाते हैं सवालों में। और मैंने बहुत सारे लोगों को अटकते हुए देखा है। बट बहरहाल यू विल ऑलवेज हैव पीपल सेइंग कि यार हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती है, यू विल ऑलवेज हैव पीपल सेइंग हमें फिजिक्स अच्छी लगती है। ये तो अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा ही ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वली जानता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि फिजिक्स इज अ नॉच मोर डिफिकल्ट देन केमिस्ट्री। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स ऊपर है फिजिक्स एएस की कम से कम। आई थिंक A2 में भी ऐसा ही है थोड़ा सा। फिजिक्स का तीसरा, मैं मेरी A2 क्लास में मेरे केमिस्ट्री के सिलेबस खत्म हो गए हैं सारे, बट फिजिक्स का मुझे तकरीबन 20 दिन और लगेंगे। A2 फिजिक्स का सिलेबस लंबा है, ठीक है, तो उसमें भी जाकर A2 के अंदर भी ऐसे ही होता है। बहरहाल खैर, ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन सवाल कुछ और था। सवाल ये था ही नहीं, सवाल ये था कि व्हाई नॉट, आप हाई अचीवर टारगेट क्यों नहीं कर रहे? अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना, आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार हाई अचीवर वाली लीग ही कुछ और होती है। ऐसे ही है ना, एक दिमाग में आता है यार, कुछ लोग होंगे, मैं ए ले आऊं तो ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपको बता दूं, यही अप्रोच का फर्क जो है ना, ये आपको और हाई अचीवर्स को जो है ना वो सेपरेट कर देता है। और ये मसला यहाँ के खत्म नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग मसला रहेगा आपके साथ। आप हर दफा जो है ना वो इसी तरह आपका ये माइंडसेट है। देखो ये जो मैं आपको बताता हूँ, ओवर द इयर्स कम से कम को 20-25 लोग होंगे जिनको मैंने पढ़ाया होगा जो हाई अचीवर्स हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देवर नॉट द पीपल जिनके कोई स्किल्स बहुत ज्यादा तेज थी, बल्कि मैं उनकी ही क्लास में उनसे तेज बच्चे भी थे, ठीक है, जिनका दिमाग ज्यादा तेज था, जिनका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। बट दीज वर द किड्स हु वर विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। वो जरा ज्यादा मेहनत करते थे, जरा वो करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा था यार बस मैंने हाई अचीवर बनना है। तो उसके लिए ना वो ज्यादा क्वेश्चन बहुत सारे पासे पर करते थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। दिमाग उनका बहुत ओके था, यानी अगर यू आस्क मी सो आई कैन पिन पॉइंट यार ये उससे ज्यादा तेज बच्चा है क्लास में, इसका दिमाग ज्यादा चलता है। सर इट्स अ माइंडसेट। और मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये माइंडसेट क्यों नहीं बनाना चाहते। ये जो है ना, आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि आज मैंने 3-4 ग्रुप से पूछा है, वो पहली बच्ची है जिसने हाथ उठाया है कि मैं ये अचीव करना चाह रही हूँ। एंड दिस इज समथिंग वेरी नाइस। आपको अंदाजा नहीं है ये माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना आगे जब आप जॉब में जा रहे होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर भी ये माइंडसेट रहेगा। आप जब यूनिवर्सिटी में जा रहे होंगे ना, वहां भी माइंडसेट होगा। आप पता है क्या अप्रोच लेके जाएंगे? बस यार जीपीए अच्छा आ जाए, ठीक है। और एक कैटेगरी होगी जो कहेगी नहीं यार आई वांट टू बी इन द टॉप ऑफ द बैच, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप 3rd ईयर या 4th ईयर में जाएंगे ना, तो जो मल्टीनेशनल होती है, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में, सर वो टॉप के बच्चों को उठा लेती हैं। तो सबसे पहले आती हैं, वो कहती हैं भाई आ जाओ टॉप वाले, हमारे हम आपको ऑफर देते हैं, हमारे पास आके काम करो। वो वहीं से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। फिर दायरा उनको टॉप जॉब्स उनको मिलती हैं, फिर उसके नीचे वाली जॉब आप लोगों के लिए, फारिग लोगों के लिए पड़ी हुई होती है, ठीक है। फिर ऐसे लोगों का माइंडसेट आगे जाके क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। वो कहते हैं यार जब मैं कर सकता हूँ तो मैं अपना काम क्यों ना करूँ जाके। सर इट्स अ माइंडसेट। आप कहेंगे नहीं यार ये मेरे बस का काम नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं अपना कारोबार करते हैं। और जो सबसे मैं हमेशा लोगों से समझाता हूँ, बिग बिजनेसेस विल नेवर स्टार्ट विद बिग मनी, दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ बिग आइडिया, ठीक है। जो बड़े बिजनेसमैन है ना, वो उनके पैसे अपने थोड़ी होते हैं। देखो जो बिजनेसमैन होता है ना,
याद रखो, वो पैसे दूसरे के इस्तेमाल करता है, आइडिया अपना इस्तेमाल करता है। ये जो आपके ख्याल में जकरबर्ग वगैरह ये लोग थे, ये कोई बहुत अमीर लोग थोड़ी थे सर। इनको पैसे, इन्होंने आइडिया ऐसा प्रेजेंट किया। इस दुनिया में याद रखें, लोग बहुत पैसा लेके बैठे हुए हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूं उनको समझ ही नहीं आता करना क्या उस पैसे का। वो लोग ढूंढते हैं कि भाई तुम मेरे पैसे को कुछ मुझे डबल करके दे दो या उसको 3 टाइम्स करके दे दो। तो वो करते क्या है, वो आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है, आप अपना बिजनेस करते हैं, अपना जीरो जीरो या हार्डली कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आइडिया उनका होता है। वो जब बिजनेस बढ़ करके ऊपर जाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे साइड पे लेके आपको आपके पैसे पकड़ा देंगे, तो अल्लाह हाफिज अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम करूंगा। देन दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। वो आपसे रेवेन्यू कमा लेते हैं, तो 2 3 4 साल बाद उनको इतने पैसे आ जाते हैं, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। और आप पैसे वाला जो आदमी है ना, वो खड़ा रह जाता है क्योंकि उसको स्किल आती नहीं है। उसके पास तो पैसे थे ना, स्किल तो थी नहीं, स्किल तो दूसरे आदमी की थी। तो दूसरे आदमी के पास थोड़े अरसे बाद स्किल भी है और पैसे भी हैं, तो उसको आपकी जरूरत ही नहीं है, वो आपको पे ऑफ करके निकल जाता है, ठीक है, या नाम बदल के कुछ और कर देता है। पता है कुछ लोगों का बिजनेस क्या होता है, वो एक बिजनेस खड़ा करते हैं, उसके बाद उसको सेल कर देते हैं विद रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी, पर उसके को मिलियन मिलियन डॉलर्स, को कितने मिलियन डॉलर लेके कहते हैं बस ठीक है मेरा बिजनेस खरीद लो। अब वो लोग कितने, वो उनका माइंडसेट क्या है, वो नया बिजनेस खड़ा कर लेते हैं फिर, ठीक है, वो नया बिजनेस खड़ा करते हैं, वो फिर किसी और को बेच देते हैं, वो उनकी नेटवर्थ ऊपर जाती जाती है। वो जिस आदमी को मिला उसने पैसे तो दे दिए, उसको समझ ही नहीं आता चलाना कैसे है, क्योंकि बनाया तो उसने था ना, वो कहता भाई थोड़ा चला भी दे यार, उधर भी पैसे लेकर था, अच्छा ठीक है मैं कंसल्टेंसी फीस लूंगा तुम्हारा बिजनेस चलाने के, सर वो बस फिर आगे। तो ये माइंडसेट भाई। तो अब मैं कल जब सवाल करूंगा ना कितने लोग वर्ल्ड टॉप अचीव करेंगे, तो फिर देखता हूँ कितने लोग हाथ उठाते हैं। माइंडसेट सर आज बदल ले, मैं बता रहा हूँ, आप किस तरह बदल लेंगे ना आज, आज से 10 साल बाद आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है, आज बदल लें इस माइंडसेट को। इट्स माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, करोगे तो उतनी, बस शायद उससे 10-20% ज्यादा करनी पड़ जाए, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, माइंडसेट है। चलो, मैंने टीचर का प्रोफेशन मजबूरी में चूज किया, एक रिकॉर्डिंग बंद करूंगा इसके लिए। चले, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझसे, एक सेकंड भाई, रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड, अच्छा चलो भाई, अच्छा ये लिख लिया, ये लिख लिया तुम लोगों ने। अच्छा ये होगी बात, बस एक आखिरी बात बता दूं, फिर ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव दीज 4 रीजंस जिसकी वजह से, अब ये इसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम क्या है इसका, नहीं है मसला, क्या नहीं है तो ना हो, बोलो सर आप इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है, लिख लो इसको, क्योंकि मेरे पास अब वो मेरा ये टैबलेट सही काम नहीं कर रहा, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम, ये इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल होने का प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम ड्यू टू नॉट बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो ये क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड साइट्स, ऑक्यूपेशन या फिलिंग ऑफ लैंड साइट्स। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब व्हेन यू, सिंस व्हेन यू डिस्पोज देम ऑफ, ठीक है, एंड दे डू नॉट डिग्रेड, सो वो उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं लैंड साइट्स को। तो सब पहले इसका प्रॉब्लम क्या है भाई, लैंड साइट्स एग्जॉस्ट होती जाएंगी, कितना लैंड फिल करोगे इनसे, ठीक है, ये तो टनों के हिसाब से प्रोड्यूस होता है रोज, ठीक है, सो द लैंड साइट्स गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है, बाय द वेस्ट, ये प्लास्टिक्स, इसको प्लास्टिक्स ही कहते हैं ना, जनरली जनरल नेम इनका प्लास्टिक्स है। तो लैंड साइट्स गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है, हम ये कहते हैं भाई ये बढ़ती जाती है, एक मसला ये तो इसका पहला प्रॉब्लम हो गया। अच्छा सर अब दूसरा मसला, इनको अगर डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका है, इनको कंबस्ट कर दो, जला दो, सर जलाने से खतरनाक पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। तो सेकंड, व्हेन वी बर्न दीस प्लास्टिक्स, harmful products आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा मैं अब क्योंकि हमारे सिलेबस में पीवीसी और पॉलीथीन लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, पॉलीएल्कीन प्रोड्यूस, अब पॉलीएल्कीन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, पॉलीएल्कीन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट कार्बन, सूट दैट इज कार्बन, and unburned hydrocarbons, and unburned hydrocarbons, ठीक है। देखो पीवीसी,
PVC will produce all of the above. PVC will produce all of the above and HCl gas. ठीक है जी. So साथ तो हम क्या कहेंगे? They both contribute to the pollution in the atmosphere. So they both contribute to the pollution in the atmosphere. ठीक है जी, चलो वी आर डन. ये हो गया हमारा पॉलीमर्स. आज हमें पास पेपर करने का टाइम नहीं मिला.